हेलो दोस्तों। आज हम जो हमारी बुक रिव्यू की सीरीज़ चल रही है उसमें थोड़ा लूसेंट के बारे में देखेंगे। जो हमारी यूनिट 1 है इसमें भारत का इतिहास और संस्कृति वाली यूनिट है। जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो यूनिट है ये काफ़ी टफ है और किसी एक बुक से इसका सभी प्रश्नों का आना बहुत मुश्किल है। वास्तव में ये सही बात भी है। लूसेंट को जब मैंने एनालिसिस किया तब मेरे को पता चला कि इस बुक के बारे में जितना हम समझते हैं कि ये इतनी अच्छी किताब है, प्रश्न उतने आ नहीं रहे हैं इससे एक्चुअल में। जैसे 2024 के पेपर का हम एनालिसिस अगर करें तो 2024 के पेपर में मुश्किल से 10 में से 3-4 प्रश्न ही आए हैं इससे। तो अब हम देखेंगे कि पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद कौन से 3-4 प्रश्न आए हैं इस बुक से वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस यूनिट को हमको कंप्लीट कैसे करना है आखिरकार, है ना, और कौन से प्रश्न लूसेंट से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो भारत के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं इस सिलेबस पे वापस आऊँगा, है ना। अभी तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ, लेकिन वापस कैसे आएंगे हम कि कौन सा टॉपिक आपको किस किताब से पढ़ना है, इसमें मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊँगा। संकल्पना एवं विचार, ये नया टॉपिक ऐड हुआ था। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा समिति। देखो ये सभा समिति इन्होंने स्पष्ट रूप से सिलेबस में दे रखा है और इससे प्रश्न आया भी था। वेद इन्होंने दे रखे हैं जिससे 2 प्रश्न आया, सभा समिति से 1 प्रश्न आया, 3 प्रश्न तो अकेले इसी टॉपिक से आ गए। गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये टॉपिक 1 है। दूसरे टॉपिक में प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। इसी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा मौर्य काल में प्रश्न आया था। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। इसमें से कला प्रारूप में जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को जो ब्रह्म समाज की कमान सौंपी थी उसके बारे में प्रश्न आया था। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये हमारा सिलेबस हो गया यूनिट 1 का। अब हम देखते हैं लूसेंट से कौन से प्रश्न आए हैं, है ना। देखो एक सेकंड, इसको हम देखो, ये पेपर आ गया। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये एलोरा की गुफाओं में है। लूसेंट में पेज नंबर 21 में दे रखा है। क्या दे रखा है, शुरुआत वहीं से होती है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में ही है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने करवाया था। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था, ये अथर्ववेद इसका उत्तर है। पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, है ना। तो 2 पुत्रियां हैं तो अलग अलग ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। ये प्रश्न इस बुक से नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न शायद ही किसी बुक से आया होगा, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट प्रश्न में से एक ये था पेपर में। कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है, तो सभी जानते हैं कि इसका आंसर ऋग्वेद है। और यहाँ पर लूसेंट में पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब वैदिक साहित्य जितना भी है, जिसमें सभी बाकी 3 वेद भी आ गए, जैसे 4 वेद है तो एक ऋग्वेद है और बाकी 3 वेद है। ऑप्शन में चारों वेद के बारे में पूछा है, तो वैदिक साहित्य में ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है ना। तो ये इसका आंसर ऋग्वेद हो गया। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया है, ये प्रश्न भी नहीं आया है इस बुक से। धारणा है इसका उत्तर। मेंस अगर आप पढ़ते तो इसको अच्छे से कर पाते। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया, सभी को पता है कि देवेंद्रनाथ ठाकुर है, लेकिन ये सिलेबस यहाँ पर इस बुक से नहीं आया है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, ये प्रश्न सीधे तौर पे तो नहीं आया है, लेकिन चूंकि हमको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920-21 के समय पे रहा था, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 लूसेंट में लिखा हुआ है कि इनके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में, देखो 21 में ही शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन गांधी जी का। 1921 में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन यानी विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से कर सकते हैं हल। के.एम. पाणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत की सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन ये इस बुक से नहीं आया है।
दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये भी इस बुक से नहीं पूछा गया है। मौर्यकालीन व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग संबंधित है, ये है तो सही इसमें, और ये प्रदेष्टा नहीं प्रदेष्ट्री लिखा हुआ है और उसके आगे कमिश्नर लिखा हुआ है, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता है कि ये कौन से विभाग संबंधित है। इसको न्याय विभाग माना है एमपीपीएससी ने, कुछ लोगों का मानना था कि राजस्व विभाग भी होगा, लेकिन इसका आंसर न्याय विभाग ही माना है। तो कुल मिलाकर अगर बात करूं मैं तो 1, 2, 3 और 4 यानी 10 में से 4 प्रश्न आए हैं और बाकी 6 प्रश्न जो है इस बुक से नहीं आए हैं। इसीलिए मैंने जब स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था यूनिट 1 के लिए तो मैंने ये बताया था कि आप लूसेंट से सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। इस वाली यूनिट में आपको दूसरी किताबों का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने बताया था कि एक तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसके कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने बताया था कि आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया वाली बुक आती है, या फिर हम जो मार्केट में और कोई नोट्स अवेलेबल है तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी आप एक दूसरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इस बुक से कंप्लीट काम नहीं होगा आपका, 3 से 4 प्रश्न ही आएंगे और ये कोई अच्छा रेशियो नहीं है ना। ऐसी बुक को मैं अच्छी बुक नहीं मानता हूँ, कम से कम 50% से अबव तो एवरेज होना ही चाहिए किताब का, नहीं तो इतना सारे इन्फॉर्मेशन है लूसेंट में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिन रात रटे और प्रश्न नहीं आए तो क्या फ़ायदा उसका। वापस सिलेबस में हम चलते हैं। तो सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कहाँ से करनी चाहिए। वो आप मेन बात ये है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है इसमें कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला जो पहला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या करना है आपको कि ईच एंड एवरी जो टॉपिक है उसके बारे में आपको डिटेल से देखना है। तो आप गूगल कर लो इनको, या फिर आप जो है कला और संस्कृति वाली बुक से देखो, या फिर आप मेंस की बुक से देखो। निर्माण आईएएस की एक नवी बुक आ रही है उससे देखो आप। प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रीलिम्स के लिए निर्माण आईएएस की बुक आई है, बहुत शानदार बुक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तीनों के लिए बुक उन्होंने निकाली है तो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना, और इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वेद के बाद जो है उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस बार योग से प्रश्न आया था, षट दर्शन में योग भी है, जो अष्टांग योग वाला प्रश्न आया था वो षट दर्शन से आया था। इसको डिटेल से करो आप है ना। एक तो वेद, एक षट दर्शन, उपनिषद, स्मृतियाँ, रित सभा समिति, सबसे सभा समिति के बारे में, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ और ऋण संस्कार और पंचमहायज्ञ। इनसे इस बार प्रश्न नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। बोधिसत्व भी और तीर्थंकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। तो पहला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। एक भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, इससे भी 1 से 2 प्रश्न बनेगा। तो पहला वाला टॉपिक मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा आपको एक किताब में नहीं मिलेगा है ना, इसमें आपको वेरियस सोर्सेज से इसको कवर करना पड़ेगा। ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास, इसको आप निर्माण आईएएस से कर लो है ना, निर्माण आईएएस से। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, अगर मार्केट में कोई बुक इसके लिए मिलती है अलग से, अगर किसी कोचिंग वालों ने निकाली है तो वो कर लो, या फिर आप जो है SMJ से जो सत्यमेव जयते कोचिंग उसकी देख लो, या फिर आप नितिन सिंघानिया देख लो, कहीं से भी आप इसको देख सकते हो। 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको स्पष्ट रूप से आप जो है स्पेक्ट्रम से देखो, और कहीं से भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक इससे ही आएगा। ये स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप स्पेक्ट्रम से देखो है ना। थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको मेंस में मदद मिलेगी उसकी, कहीं नहीं जा रहा है, ज्ञान तो काम आएगा इसे कहीं ना कहीं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आप लूसेंट में ही जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहाँ पे एक तो दे रखा है, और दूसरा कहाँ पे दे रखा है, दूसरा आपको स्पेक्ट्रम से भी पढ़ना है ना। तो ये जो है पहली जो यूनिट है इसमें आप, अब मैंने बता दी 4 किताबें, इसमें आप 4 किताबें पढ़ते बैठोगे आप तो कैसे काम चलेगा है ना। पढ़ तो सकते हो आप लेकिन उनको रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सबसे ज़्यादा नोट्स किसी यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पहली यूनिट है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी किताबें यहाँ पर पढ़ रहे हो लेकिन सेलेक्टिवली पढ़ रहे हो, और सेलेक्टिवली पढ़ रहे हो तो कोई भी किताब में से आपको, जैसे मैंने बताया कि 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप स्पेक्ट्रम से जब पढ़ोगे तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, 1 से 2 पेज में बन जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न भी बन जाएगा है ना। तो आपको नोट्स बनाना इस यूनिट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके नोट्स बनाना है और इनका रिवीजन करना है, क्योंकि 3 से 4 बुक आप पढ़ तो सकते हो लेकिन उनका रिवीजन नहीं कर सकते, और बिना रिवीजन और शॉर्ट नोट्स के सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो हमने ये देखा। अब लूसेंट को ही हम अलग अलग जो यूनिट है
उसके बेसिस पे जांचेंगे कि ये किताब हमको कितनी अच्छी है, हमको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, किस यूनिट के लिए पढ़नी चाहिए, किसके लिए नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बताऊं आपको, भारत का भूगोल वाली जो यूनिट है, यूनिट 3, इसमें लूसेंट से अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा भारत के भूगोल संबंधी लूसेंट का एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि लूसेंट से कितने प्रश्न आए हैं और कहाँ से आए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, है ना। तो यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया कौन से सोर्सेज आपको पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लूसेंट इतनी ज़्यादा कारगर पहली यूनिट में नहीं है ना। दूसरी बुक्स का भी आपको सहयोग लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।